नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। दिल्ली चुनाव के लिए लगभग सीटों पर नतीजे साफ हो चुके हैं। 27 साल बाद बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से वापसी की है, जबकि आम आदमी पार्टी 25 से भी नीचे सिमट कर रह गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा कि उनके दिग्गज नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए। इनके अलावा सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए हैं। पिछली बार भी की तरह ही इस बार भी कुछ वैसा ही हुआ। कांग्रेस खाता ही नहीं खोल पाई है, शून्य पर ही सिमट कर रह गई है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली के नतीजों के बाद फिर एक बार सवाल उठने लगा है कि क्या मोदी के मैजिक के विपक्ष कहीं नहीं टिकता है, या फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार INDIA गठबंधन में फूट का नतीजा है। मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माता की, भारत माता की। झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम। मोदी, मोदी। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मोदी, मोदी। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो देखिए, आज दिल्ली में रिजल्ट जो है वो लगभग साफ हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। इसी पर हम चर्चा करेंगे और आज के क्या कुछ महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले वो भी आपको बता देते हैं। आप दिल्ली में क्यों हारे? सबसे महत्वपूर्ण सवाल, करप्शन, झूठे वायदों पर फंसी है आम आदमी पार्टी। आपके दिग्गज चुनाव कैसे हार गए? कांग्रेस शून्य पर ही सिमट कर क्यों रह गई है? बीजेपी की जीत की बड़ी वजह क्या है? तो इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मेहमानों का जो है वो रुख करेंगे और उनसे इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द जवाब जो है वो मांगेंगे, क्योंकि आज जो चुनाव हुआ है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो मुख्य चेहरे हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, इन तमाम बड़े चेहरों को भी हार का सामना करना पड़ा है। जिन्होंने पार्टी की शुरुआत की उन्हें ही हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए कई सारे सवाल आम आदमी पार्टी से बन जाते। दूसरी तरफ बीजेपी खेमे में खुशी की लहर, क्योंकि सालों का सूखा बीजेपी ने खत्म किया है। कमल एक बार फिर से दिल्ली में खिलता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय पर पहुंच करके तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने जीत हासिल की है, सभी को शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। और विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए भी PM नरेंद्र मोदी नजर आए। और आम आदमी पार्टी और बीजेपी से इतर अगर कांग्रेस का जिक्र करें, कांग्रेस ने भी पूरा दमखम दिल्ली चुनाव में प्रचार के दौरान लगाया। भाई बहन की जोड़ी लगातार प्रचार में जुटी हुई थी, लेकिन कोई भी कमाल भाई बहन की जोड़ी नहीं कर पाई है। कांग्रेस एक बार फिर से शून्य पर ही सिमट कर रह गई है, जैसा कि बीते चुनाव में भी हमने देखा था। अब कई सारे सवाल हैं और दिल्ली का अब मुख्यमंत्री कौन होगा, फेस किसे बनाएंगे दिल्ली का, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है। और चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा के प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा से प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता पुनीत पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष अग्रवाल पॉलिटिक्स एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले स्वागत, और स्वागत के साथ ही जो रुख है वो करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी से
जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख जो है वो राजनीतिक विश्लेषक का कर लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मनीष अग्रवाल जुड़े हुए हैं। मनीष जी, रिजल्ट को किस तरीके से देखते हैं? जी, रिजल्ट को मैं इस तरीके से देखता हूं कि केजरीवाल जी जिन मेन पॉइंट से पार्टी बना के आए थे, करप्शन का मुद्दा, आज करप्शन के मुद्दे की वजह से उनकी हार हुई है। दूसरे, जनता से उन्होंने जो वादे करे थे, उनकी जो राजनीति थी कि आरोप लगाओ और भाग जाओ, उसको साबित ना करो। कहीं पे अगर फंसते थे जैसे नितिन गडकरी जी और अरुण जेटली के केस में, तो वहां उन्होंने लिखित माफी मांग ली थी। जनता ने अब इसको रिजेक्ट कर दिया है। आपको पता होगा आज भारत के इतिहास में सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टार्टअप, सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप फेल हो गया है, क्योंकि उसकी जो फाउंडेशन थी वो नींव अच्छे तरीके से नहीं रखी गई थी। केजरीवाल जी ओवर एम्बिशियस थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से लड़ाई करते थे कि कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मुझे हरा सकती है। तो आज उनके अहंकार को यह जवाब मिला है। दूसरे, हमें बीजेपी से यह सीखना चाहिए कि निरंतर हार के बाद भी कैसे फिर से तैयारी में लगना है, कैसे चुनाव को जीतना है, कैसे रणनीति बनानी है, वो ये काम हार के साथ ही शुरू कर देते हैं। तीसरी चीज, आज कांग्रेस को छठी बार जीरो का मौका मिला है दिल्ली में। 3 लोकसभा चुनाव, 3 विधानसभा चुनाव। तो एक राष्ट्रीय पार्टी जो दिल्ली में अपना खाता 6 बार से नहीं खोल पाई है, उसके लिए भी ये विचार करने का प्रश्न है कि आखिर कमी कहां पे है, कहां पे नहीं है। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने आज, जब से केजरीवाल जी के पास 2-2.5 साल से एमसीडी आई थी, उन्हें यह जवाब दे दिया है कि अगर आप जनता के लिए काम नहीं करोगे तो वो लोग भी चुनाव हार सकते हैं। जनता ने जवाब दे ही दिया है कि काम करना जरूरी है, सत्ता में आकर के बैठ जाना जरूरी नहीं है, बल्कि सत्ता में आने के बाद जनता के लिए काम करना भी जरूरी हो जाता है। आलोक अवस्थी, आपका ही रुख करते हुए, देखिए जीत का परचम तो लहरा लिया है, उसके लिए आपकी पार्टी को, आपको ढेर सारी बधाई हो, लेकिन सीएम फेस कौन होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर गूंज रहा है, क्योंकि चुनाव जो है वो हमने देखा पूरा जो प्रचार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ। ना केवल दिल्ली में, जहां पर भी चुनाव होता है बीजेपी सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रखती है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि क्षेत्रीय पार्टियों जो है, जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्टियों में नेता है, तमाम चेहरे हैं वो सामने आते हैं, बीजेपी में भी कोई चेहरा होना चाहिए नरेंद्र मोदी के अलावा? इस पर काम करने की जरूरत है बीजेपी को। भारतीय जनता पार्टी लाखों लाख कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से दिल्ली के तमाम वोटरों को और मिल्कीपुर उपचुनाव के वोटरों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक सुचिता और सुशासन लाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके और उन पर विश्वास व्यक्त किया है। दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार चलेगी। जो रोज खींचातानी हो रही थी और जो अरविंद केजरीवाल अपनी हदों से बाहर जाकर के सिर्फ आरोपों की राजनीति करते थे, उस पर अब लगाम लगेगी। अब जनता को विकास मिलेगा और निर्बाध रूप से विकास मिलेगा, कोई झूठ की राजनीति नहीं होगी। जनता ने केजरीवाल के झूठे आडंबरों, जैसे वो सबको चोर बताते थे, सारा आदमी पे आरोप लगाते थे और कहते थे हम राजनीति की नई विचारधारा है और हम एक नया तरीके से राजनीति को हम लेकर के आए हैं, लेकिन वो झूठी साबित हुई है। जिस तरह से शराब घोटाले पे सीएजी ने 2200 करोड़ रुपए का घोटाले का आरोप सीएजी ने लगाया है, उसके लिए इनको जेल में जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी थी, उनको जो जमानत दी गई तो कहा कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए जो है कोई फाइल साइन नहीं करेंगे, कैबिनेट की बैठक नहीं करेंगे। इससे बड़ा और एक अपराध एक मुख्यमंत्री के ऊपर क्या हो सकता है कि उसके ऊपर सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। और हद हो गई, जब शीश महल बनाया 10 लाख रुपए का कमोड, 10 लाख रुपए में गरीब का मकान बन जाता है। तो आदमी खाली अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए 10 लाख रुपए का कमोड बना रहा है और तमाम जो है अनावश्यक चीजों को मितव्ययिता कर रहा है। सीएजी ने उस पर भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि 33 करोड़ रुपए का जो है वहां पे मितव्ययिता करी गई। तो इन सब मितव्ययिताओं को जनता ने पसंद नहीं किया है। जनता ने कहा है कि हम एक सुचिता सुशासन की सरकार लाएंगे और आप देखिएगा बीजेपी की सरकार में सभी का हिस्सेदारी होगी। जहां तक कि नेतृत्व की बात है, हमारी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व एक सुयोग्य और एक अच्छे नेता को दिल्ली की कमान सौंपेगी। हम कई राज्यों में ऐसा प्रयोग कर चुके हैं कि हमने नेता नहीं बना करके चुनाव लड़ा और बाद में जिन नेताओं को हमने वहां पर मुख्यमंत्री बनाया वो इतने सफल मुख्यमंत्री हुए कि दोबारा अपने राज्यों को चुना करके लेकर के आए हैं। कई सारे राज्यों में उदाहरण है। आपने सारी बातें बताई आलोक जी, आपने सारी बातों का जिक्र किया, लेकिन जो सवाल मेरा था कि आप हमेशा ही जो बीजेपी है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ती है, क्षेत्रीय नेताओं पर भी काम करने की जरूरत है, इस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया।
देखिए, पार्टी हमेशा एक लीडर के पीछे खड़ी होती है। आप देख लीजिए, अगर अरविंद केजरीवाल भी एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पा चुके हैं, तो जब चुनाव में जाती है उनकी पार्टी हर राज्य में, तो केजरीवाल उनके केंद्र में होते हैं। कांग्रेस जब जाती है तो उसके केंद्र में राहुल गांधी होते हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में जाती है तो उसके नेता नरेंद्र मोदी होते हैं। कोई अपने नेता के अलावा किसी अन्य को अगर वो करता है तो उससे पार्टी का जो कनेक्शन है पब्लिक से वो नहीं हो पाता है। और ये सभी दल करते हैं कि जो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व है, वही पार्टी का फेस होता है, वही पार्टी का लीडर होता है। उसकी बात ही जो है सारे लोग मानते हैं और उसी के ऊपर। लेकिन सर, मुझे लगता है कि कनेक्शन ना अपने क्षेत्रीय नेताओं से ज्यादा जल्दी हो पाएगा। अपने लोगों को जानते हैं ना लोग, अपने राज्य के जो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं उनसे जल्दी कनेक्शन होगा जनता का। आपको नहीं लगता है क्या ऐसा? मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, चुनाव परसेप्शन का होता है और आपके ट्रैक रिकॉर्ड का होता है। जिन राज्यों में हमने चुनाव में लड़ा और वहां पर कोई नेता नहीं दिया, उसमें मध्य प्रदेश को आप देख लीजिए, हमने नया नेतृत्व वहां पे दिया। राजस्थान में हमने नया नेतृत्व दिया। ठीक है, हमने महाराष्ट्र में नया नेतृत्व दिया। ठीक है, कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। ठीक है आलोक जी, लौटेंगे आपके पास। कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है आलोक जी, आएंगे आपको। धर्मेंद्र जी, क्या वजह समझे छठी बार फिर शून्य पर सिमट कर रह गई पार्टी? आपको सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को आपके जहां तक दिल्ली का, मैं पहली बात तो मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूं, कांग्रेस का नहीं। ठीक है, माफ कीजिएगा। जी जी, जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में समीक्षा की जरूरत है। केजरीवाल जी की सरकार थी, हालांकि उन्होंने जो वादे किया था कि अगर हम ये पूरा नहीं कर पाएंगे 2025 में हरा दिया था, उसको लेकर के ईमानदारी से जनता के बीच गए थे। केंद्र में इनकी लगातार सरकार थी और लगातार जिस तरह से केंद्र और राज्य के रिश्ते चल रहे थे, तो जनता को कहीं न कहीं ये समस्याएं जरूर साल रही थी, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा था। कई बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अधिकारों को लेकर के। एक चुनी हुई सरकार को जिस तरह से केंद्र की सरकार ने असहयोग किया, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा, और कई बातें रही होगी। उसके बाद भी अगर इंटैक्ट रूप से इंडिया गठबंधन का वोट देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से काफी ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी को 2% मत अधिक आम आदमी पार्टी से मिले हैं और कांग्रेस भी कमोबेश 6.5-7% वोट पा गई है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन को फिर से विचार लेकिन मुख्य चेहरे ही हार गए सर, मुख्य चेहरे ही हार गए। हाँ, ये तो बड़ी बात हो गई ना। उसी के साथ लेकिन जो चूंकि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हुआ था, जो साथ में आज रिजल्ट आया मिल्कीपुर में, जी मिल्कीपुर में देखिए सरकार कितनी डरी हुई थी कि लगातार उस चुनाव को टाल रहे थे और अकेले चुनाव कराने का जो कुचक्र इन्होंने रचा, जिसमें सफल हुए, उसको पूरे देश ने देखा। जिस तरह से पीडीए हमारे साथ 90% वोटर मतदाता इंटैक्ट था, वो जान रहे थे कि हम लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीत सकते हैं। और उन्होंने हम लोगों ने ऑडियो जारी किए, स्टिंग्स जारी किए हैं, तमाम आप लोगों ने भी कई विजुअल्स और वीडियो टीवी पर चलाए हैं, किस तरह से वहां मतदाताओं को मत नहीं डालने दिया गया। प्रोजाइडिंग ऑफिसर्स को टारगेट दिए गए कि आपको इतने मत डालने हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ये पहले से क्रिस्टल क्लियर था कि यहाँ लोकतंत्र जैसी चीज नहीं है। ये जो अगर चुनाव, हम लोगों ने पहले ही कहा था, अगर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है, जो उन्होंने किया है, तो एसपी की, डीएम की और मृत चुनाव आयोग की जीत है। वही हुआ, तंत्र के षड्यंत्र से मिल्कीपुर जीते हैं। अगर इस जीत को भारतीय जनता पार्टी अपनी वोट नहीं डालने दिया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया, इस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं। आलोक जी से जवाब लेंगे, लेकिन सबसे पहले पुनीत पाठक का रुख कर लेते हैं। पुनीत जी, कांग्रेस फिर से शून्य पर सिमट कर रह गई, वजह क्या समझ में आ रही है? पुनीत जी, क्या आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, मेरी आवाज आ पा रही है अब तक? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी जी। तो मेरा कहना यह था कि जब हमने दिल्ली में अपना चुनाव प्रचार शुरू किया, तो अरविंद केजरीवाल जी जो बीजेपी की राह पे चल पड़े थे, तुष्टीकरण की राह पे, संविधान को ना मानने की राह पे, तमाम रास्तों पर जो अरविंद केजरीवाल जी चल पड़े थे, हमें लगा कि ये दिल्ली की जनता को आपदा और विपदा में से किसी को से छुट्टी दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। हम लोगों ने केजरीवाल जी के खिलाफ पूरा माहौल तैयार किया। हमने यात्रा की दिल्ली में, हम लोगों के बीच में गए और हम लोगों ने केजरीवाल सरकार के 10 साल बनाम कांग्रेस शीला दीक्षित सरकार के 15 सालों की उनको याद दिलाई।
ठीक है, लोगों ने हमारी बात को आपका रुक करेंगे, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। खामे की वजह से आपसे पुनीत जी आपका रुक करेंगे, अब थोड़ी देर बाद ही आपका जवाब जो है वो पूरा सुना जाएगा, समय दिया जाएगा। एक बार आलोक जी का हम रुक कर लेते हैं। आलोक जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया है, मतदान नहीं करने दिया है जनता को। समाजवादी पार्टी हार जाएगी तो क्या कहेगी? सत्ता का दुरुपयोग कर लिया, चुनाव आयोग का दुरुपयोग कर लिया। अरे आपके नेतृत्व में ही जब खोट है, जब मिल्कीपुर की जनता एक बालिका के पक्ष में खड़ी थी, 10 साल की बालिका का बलात्कार करके मोहित खान और राजू खान ने गैंगरेप किया था, और समाजवादी पार्टी वहां पर डीएनए टेस्ट की मांग करके उन नेताओं को बचा रही थी, तो अब जनता तो सजा देती है ना, वो इसी तरह से देती है। और अगर ये मशीनरी की बात करते हैं तो 2012 में इसी मशीनरी ने, इसी चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। 2014 में क्या कारण थे कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों में सिमट गई और भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें ले गई थी। तब तो हमारी सरकार नहीं थी। और जब 2017 में चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश का चुनाव हुआ था। तब कौन सी हेराफेरी हो गई थी? तब 2/3 बहुमत हम भारतीय जनता पार्टी को मिला था। तो यह तो नाचना आवे आंगन टेढ़ा वाली बात है। जब आप समाज से जुड़ेंगे नहीं, समाज विरोधी तत्वों को आप सपोर्ट करेंगे, बलात्कारियों के पक्ष में खड़े होंगे, संभल के आतंकवादियों, संभल के दंगाइयों के पक्ष में आप खड़े होंगे, पत्थरबाजों के पक्ष में खड़े होंगे, और जब आप को मौका मिलता है सत्ता में आपको सेवा करने का, उस समय आपके राज्य में अपराधियों की पौबारा होती है, दंगाइयों के हाथ में पत्थर होते हैं, रोज दंगे होते हैं। देखिए, ये तो आप धर्मेंद्र सिंह ने जो आरोप लगाए उनका आप जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन एक सवाल आपसे लगातार मैं पूछ रही हूँ, आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। उसका जवाब मैं आपसे थोड़ी देर में लूंगी कि जो दिल्ली में जीत हुई है वो नरेंद्र मोदी चेहरे की वजह से हुई है। क्षेत्रीय पार्टियों पर, क्षेत्रीय नेताओं पर काम क्यों नहीं बीजेपी कर रही है? क्षेत्रीय नेता कभी भी उभर कर क्यों नहीं आते हैं? इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन एक बार पुनीत पाठक का रुख कर लेते हैं, उनका रिएक्शन जान लेते हैं। क्यों कांग्रेस एक बार फिर से शून्य पर सिमट कर रह गई? कहां चूक कांग्रेस पार्टी बार बार दोहराए जा रही है कि खाता ही नहीं खुल पा रहा है? जी, मैं अपनी बात खत्म करने पे आ जाऊं जो पीछे रुक गई थी, कि हम लोगों ने दिल्ली में सरकार के जब 5 साल खत्म होने और चुनाव की घोषणा हुई, हम लोगों ने पदयात्रा निकाली, हम लोग लोगों के बीच में गए और उनको केजरीवाल सरकार के 10 साल बनाम शीला दीक्षित कांग्रेस सरकार के 15 सालों की याद दिलाई। हमने लोगों के बीच में केजरीवाल सरकार की विफलताओं को गिनाया और बताया कि कहां कहां इन्होंने गलती की है। अब केजरीवाल जी जो बिल्कुल भाजपा की राह पे चल पड़े थे, तुष्टीकरण की राह पे चल पड़े थे, संविधान के मूल्यों में बहुत ज्यादा विश्वास ना करने वाली राह पे चल पड़े थे, तो उसकी सजा तो उनको जनता से मिलनी ही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चलो उन्हें तो मिल गई सजा, जैसा आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी को किस बात की सजा मिली? मैं उसी पे आ रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कहने पे काम करता है, तमाम जिस तरह से धनबल बाहुबल का प्रयोग हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को ऐसा समझा कि मुझे लग ही रहा था कि पुनीत जी अब आप चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे, मुझे लग ही रहा था, इस बात का अंदाजा हो गया था मुझे, इस बात का अंदाजा हो गया था। झारखंड में कांग्रेस आई तब नहीं कुछ बोला गया, झारखंड में कांग्रेस पार्टी आई तब कुछ नहीं बोला गया, तब तो चुनाव आयोग की बल्ले बल्ले कर रहे थे, वाह कर रहे थे। हार जाते हैं तो चुनाव आयोग क्यों? पुनीत जी आप मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, फिर शायद आपको ये सवाल मुझसे ना पूछना पड़े। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव को इस तरह से प्रेजेंट किया जनता के बीच में कि उनके बनाम आम आदमी पार्टी का चुनाव है, और लगातार जो हमने कैंपेन किया, जो हमने माहौल तैयार किया, भारतीय जनता पार्टी और उसके पूरे तंत्र ने, जिसमें मैं चुनाव आयोग का भी नाम ले रहा हूं, मैं किसी ईवीएम टैंपरिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने अपना काम अच्छे से नहीं किया, और जिस तरह से खुलेआम धनबल बाहुबल का प्रयोग दिल्ली के चुनाव में हुआ, लास्ट में बहुत सारे वोटर्स को अलग अलग तरह के प्रलोभन दिखा के चुनाव को दूसरी तरफ भाजपा बनाम आप बनाने की कोशिश करी गई। फिर भी मैं कुछ सीटों के नाम आपको गिना रहा हूं जहां पे कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, और हम लोगों ने बहुत ही नजदीकी अंतर से हम लोग चुनाव हारे हैं। अच्छा, एक आरोप पुनीत जी, एक आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो अलग से चुनाव प्रचार किया है, INDA गठबंधन का साथ नहीं दिया है, तो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को हराने का काम नहीं किया है, बल्कि चुनाव प्रचार अलग से करके बीजेपी को जिताने का काम किया है।
ये समाजवादी पार्टी या कोई तय नहीं करता कि इंडिया गठबंधन कौन है। अगर हम लड़ रहे हैं तो हम कहेंगे, ऐसी बात नहीं होती है। सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं, सबको हक है चुनाव लड़ने का। यहाँ कहाँ तय हुआ था? अगर ऐसी बात थी, समाजवादी पार्टी को इतनी चिंता थी तो हमारे बीच में बैठ के गठबंधन करा दिए होते। अगर उनको इतनी चिंता थी तो प्रचार करने नहीं गए होते। ये समाजवादी पार्टी तय नहीं करेगी कि कौन इंडिया गठबंधन असली था और नहीं था। सब अपना अपना चुनाव लड़ रहे थे, हम अपना चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है। आप जिक्र कर रहे थे धनबल का इस्तेमाल किया गया चुनाव प्रचार में, आप जिक्र कर रहे थे धनबल का इस्तेमाल किया गया है चुनाव प्रचार में, किस पार्टी ने किया? जी, दोनों पार्टियों ने किया। भाजपा ने तो जम के किया, आम आदमी पार्टी ने भी किया। ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। हम लोगों ने, ठीक है, आलोक जी से जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, धनबल का इस्तेमाल किया गया है, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया, तमाम आरोप लग रहे हैं, और एक मेरा सवाल तो है ये आपसे, अगर आप जवाब दे पाए तो, कि क्षेत्रीय नेताओं पर काम क्यों नहीं? देखिए, पार्टी टुकड़ों में काम नहीं करती है। पहली बात, आप बार बार एक ही प्रश्न पूछ रही हैं। आप जवाब भी तो नहीं दे रहे हैं ना। आपको जवाब दे दिया है आपको कि पार्टी टुकड़ों में काम नहीं करती। जो पार्टी का नेता होता है उस पर काम होता है। यही मेरा जवाब है। और दूसरी बात, बार बार जो ये कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को अपने नेतृत्व के बारे में विचार करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि हर चुनावों में इनका नेतृत्व फेल हो रहा है, उसके बाद भी वो नेतृत्व बदलने की कोई बात नहीं करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि राहुल गांधी लगातार, अगर 100 चुनाव हुए होंगे तो 80 में से चुनाव हारे हैं। जब से राहुल गांधी नेता बने हैं पिछले 10 वर्षों में, ये जो चुनाव हो रहे हैं, लगातार कुछ जगहों पर उन्हें सफलता मिली, अधिकतर चुनाव हारे हैं। लेकिन नेता वही रहेंगे, पार्टी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार वही रहेंगे। कोई वो क्षमा नहीं मांगेंगे, कभी वो अपने इस्तीफा नहीं देंगे। वही अखिलेश यादव जी का भी है कि 2014 से लगातार हर चुनावों में हम उनको पटकनी दे रहे हैं। 2024 में एक बार संविधान वापस लेकर के झूठ फैलाने की वजह से उनको सीटें मिली हैं, लेकिन जनता ने तुरंत सुधार किया। अभी 9 उपचुनाव हुए यूपी के अंदर, 7 चुनावों में हमने पटकनी दी, 2 सीटों पे वो हारे, जीते। और आज जो मिल्कीपुर का चुनाव हुआ है, जिसको वो अपना आइकॉन और मैस्कॉट बना करके घूमते थे उदय प्रसाद जी को, अब उन्हें कोई दूसरा मैस्कॉट चुनना पड़ेगा जिसको कि वो लगा के घूमेंगे, क्योंकि जनता ने हमारे दलित प्रत्याशी को अभूतपूर्व समर्थन दिया है और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया है। इतनी अभूतपूर्व जीत हुई है कि समाजवादी पार्टी के मुंह पे वो जोरदार तमाचा मारा जनता ने अपने वोटों के आधार पे, कि समाजवादी पार्टी को तय करना पड़ेगा कि वे गुंडे बदमाशों के साथ खड़े होंगे, बलात्कारियों के साथ खड़े होंगे, या वो अब सब समाज की जो है नेतागिरी करेंगे। तो यह हम कहना चाहेंगे कि सुचिता सुशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो सबको सुरक्षा देने का अधिकार जो उन्होंने दिया है, एक बेहतर प्रशासक के रूप में उन्होंने सफलता हासिल करी है। और मैं आपके माध्यम से मिल्कीपुर की जनता को और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूँ। चलिए, ठीक है आलोक जी, आप सभी का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से कार्यकर्ताओं को और तमाम कैंडिडेट्स को, जीतने वालों को शुभकामनाएं दी है। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है वो सुनवाते हैं। आज दिल्ली में विकास, विजन और विश्वास की जीत हुई है। आज आडंबर, अराजकता, अहंकार और दिल्ली पर छाई आपदा की हार हुई। और साथियों, दिल्ली ने देखा है, पहले का जमाना गवर्नेंस ये नौटंकी का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रचार का मंच नहीं है। गवर्नेंस ये प्रपंच का मंच नहीं है। अब जनता ने स्थिर और डबल इंजन की सरकार को चुना। हम पूरी गंभीरता से धरातल पर रहकर काम करेंगे। हम दिल्ली के लोगों की सेवा में दिन रात एक कर देने वाले लोग।
और चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं, पुनीत जी का रुख करते हुए। पुनीत जी देखिए, बार बार चुनाव हारा जा रहा है, विचार तो करना पड़ेगा कि किसकी कमी खामी की वजह से। देखिए, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ देना, धनबल का, जैसा कि आप बोल रहे हैं, इन तमाम बातों का जिक्र करने की बजाय कहीं ना कहीं अपने अंदर भी झांकना चाहिए ना कि हम कहाँ चूक कर रहे हैं, हमारी क्या गलती रह गई है, नेतृत्व तो खराब नहीं है या फिर कुछ और कमी रह गई हो, उस पर काम किया जाए। हमारे नेता में कोई कमी नहीं है। जो नेता इस तमाम धनबल और बाहुबल के बावजूद अकेले नरेंद्र मोदी सामना करने की हिम्मत नेता में, कहीं ना कहीं हम अपने लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं, या तो जो बीजेपी की एजेंसियां हैं वो अपना काम ज्यादा अच्छे तरीके से कर जा रही है। हम लोग निश्चित रूप से इस हार से सबक लेते हैं। आज हमारी नेता प्रियंका जी ने भी यही बात कही कि दिल्ली ने चेंज के लिए बदलाव के लिए वोट दिया है। उस वोट के जनादेश को हम स्वीकार करते हो। जहां तक हमारी बात है, हम काम करेंगे उस पर। देखिए, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। हमने हर विधानसभा में लमसम पिछली बार से ज्यादा वोट पे चलिए ठीक है पुनीत जी, ठीक है, आपका रुख करेंगे, मनीष अग्रवाल का रुख करते हुए। समय कम है मनीष जी, सबका रुख कर लेते हैं। पुनीत जी समय कम है, सभी का रुख कर लेते हैं। मनीष जी आपके पास आते हुए, देखिए आपने चुनाव देखा, चुनाव प्रचार का दौरान भी देखा कि किस तरीके से कई जो वायदे दावे जो है वो जनता के बीच तक पहुंचाए जा रहे थे। मलकीपुर का जिक्र कर ले या फिर दिल्ली का जिक्र कर ले, दोनों ही जगह पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया और विपक्ष की तरफ से वही पुरानी बातें कि चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया गया, प्रशासन का दुरुपयोग किया गया, तमाम जो ठीकरे हैं वो फोड़े जा रहे हैं। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये हो जाता है, जो बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल की है, क्या नरेंद्र मोदी चेहरे की वजह ही है वो जो जीत मिली है? अगर वो चेहरा ना होता तो क्या नहीं जीत पाते? देखिए, दिल्ली में जो जीत आज हासिल करी है बीजेपी ने, वो मोदी की गारंटी की जीत हासिल करी है। मोदी जी ने खुद इस चीज को ओन करा था कि जो योजनाएं चल रही हैं वो तो चलती ही रहेंगी, लेकिन उसके साथ जो मैं आज वादा कर रहा हूं ये मैं डिलीवरी करके दूंगा। अगर अभी आप शाम को उनका संबोधन सुन रही होंगी तो उसमें उन्होंने कहा कि यमुना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरे, पहली कैबिनेट में जितनी भी सीएजी की रिपोर्ट है वो टेबल होंगे। तो प्रधानमंत्री जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करते हैं, उससे भागते नहीं है। दूसरे, जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है ना, वो अपने बड़े चेहरे को आगे लेके आती है, क्योंकि उसे चुनाव जीतना होता है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी भी केजरीवाल को आगे करके चुनाव लड़ रही थी, आतिशी के चेहरे पर चुनाव पाई है बीजेपी। ठीक है धर्मेंद्र जी का रुख करते हैं। ठीक है मनीष जी, समय कम है। धर्मेंद्र जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया यही चाहेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में भी हारी है और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का साथ जो है समाजवादी पार्टी दे रही थी, लेकिन उसके बाद भी नहीं जीत का परचम लहरा पाए, मुख्य चेहरे भी हार गए, वजह क्या आप देखते हैं? कि चुनाव आयोग पर ठीकरा मत फोड़िएगा, मैं एक जेन्युइन आंसर आपसे चाहती हूँ कि क्या वजह आपको समझ में आती है? मैं जेन्युइन बिल्कुल आंसर दूंगा। देखिए, मिल्कीपुर को और दिल्ली को दोनों को अलग करिए। मिल्कीपुर में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई दूर दूर तक जीतने का कोई मतलब नहीं था, तंत्र का खड़ेत जीता है। दिल्ली के अंदर समीक्षा की जरूरत है। दूसरी बात, हमारे साथी कह रहे थे मोदी की गारंटी, भाई उन्होंने दिल्ली में आज संबोधित करते हुए मां गंगा का नाम एक बार भी लिया, जिस गंगा मां ने उनको पूर्वांचल से बुला करके एमपी बनाया था। क्या गंगा साफ में मोदी की गारंटी है? कहा। नौजवानों को उन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 10 साल का उनका कार्यकाल पिछला बीत गया, ये भी नई सरकार उनकी बन गई। क्या उन्होंने नौजवानों को रोजगार दिया? किसानों की आय दोगुनी करने की बात उन्होंने वादा किया था, किसानों की आय दोगुनी हुई। सिलेंडर के दाम कम करने की बात की थी, पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात की थी। क्या? चलिए ठीक है, ये तमाम जो दावे वादे तो कर दिए गए हैं, अब पार्टी जीत भी गई है। कितने जो दिल्ली के लिए बीजेपी ने वायदे किए हैं वो कितने पूरे करेगी, कितने नहीं, ये समय बताएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए, और आज की इस चर्चा में सिर्फ इतना ही। बाकी